नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भी हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए जो एचएससी देती है या दे सकती है। तो बच्चों आज आपके लिए हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट सेल। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि जिसमें पार्टिकल फेस पर बैठे हों। जैसे आपके कमरे की दीवार होती है, ऐसे आपके पास ये यूनिट सेल बनती है बच्चों। ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। कैसे? 4 दीवारें हो गई, 1 2 3 4 5 और एक क्या कि पीछे की साइड 6। तो ये आपकी 6 दीवारें हैं। उसे क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो हमने ये यूनिट सेल बनाई है, इस यूनिट सेल के अंदर आपके पास पार्टिकल कहाँ होते हैं, यानी कण जो होते हैं वो कोने पे भी होते हैं और साथ के साथ दीवार यानी फेस पर भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन करना चाहता है कि जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल है, कणों की संख्या किसके अंदर? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक होता है घन, यानी क्या कि फलक केंद्रित घन इकाई में कितने कण होते हैं। यानी आपके पास इसमें अगर कणों की संख्या पूछे तो बच्चों आपको आंसर क्या लगाना है? 4। इसका आता कैसे उत्तर बताता हूँ बच्चों कि जो इसके कोने पे होते हैं उनका अनुपात होता है 1/8 और 8 होते हैं कोने, जमा 1/2 एक फेस का होता है, एक यानी फलक का होता है, और गुणा 6। फेस कितने होते हैं? 6, यानी ये कट के देता है 1 और ये कट के देता है 3। तो आपसे कभी भी पूछ लेना बच्चों, इस क्वेश्चन को पक्का कर लेना। जिस बच्चे को ये पता ना हो कि जो हिंदी मीडियम से भी हो, क्वेश्चन कम करवा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो इसे अच्छे से इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए आप कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आ जाए और उसमें पूछे पार्टिकल कितने होते हैं तो आप आंसर क्या लगा के आओगे? 4 लगा के आओगे। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी नंबर ऑफ जो पार्टिकल होंगे बॉडी सेंटर्ड के अंदर वो कितने होते हैं बच्चों? 2। कैसे? 1/8 गुणा में 8, ये तो होते हैं बच्चों कोने के, और एक बॉडी के सेंटर पे होता है, यानी यहाँ कट के आंसर क्या बनता है? 1। तो यानी आपके पास 1 जमा 1 आएगा, आपके पास आंसर क्या होगा? 2। यानी आपके पास जो बॉडी सेंटर्ड आ जाए तो उत्तर कितना लगाओगे? 2। यानी आपके पास 3 यूनिट सेल याद रखनी है। एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल, एक क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल, साधारण इकाई। एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। 3 होती है बच्चों। जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसके लिए आपको याद रखना है कितने कण होते हैं उसमें? 1, यानी कितने पार्टिकल होते हैं उसमें? 1। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? फेस सेंटर्ड में 4। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं बच्चों? 2। यानी आपके पास ये 3 चीज़ें याद रखनी हैं। यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड का पूछा गया है तो बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे आपके पास? 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, यानी ग्रेफाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ग्रेफाइट किसका उदाहरण होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का, यानी सहज संयोजी आबंध, यानी सहज संयोजी ठोस है ये। यानी आपका जो ग्रेफाइट है वो कैसा ठोस है? कोवैलेंट सॉलिड है, जिसे हम सहज संयोजी सॉलिड कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन टेट्राहेड्रल, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कोई भी कैटायन टेट्राहेड्रल में बैठा है वो कितने बंधों से घिरा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है वो कितने बंधों से घिरा होता है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बच्चों वो 4 बंधों से घिरा होता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि टेट्राहेड्रल में कैटायन जो बैठा है वो कितने बंधों से घिरा हुआ है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो उसका कितना होता है? 4। और इसी के साथ याद रख लेना बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल का कितना होता है? 6। और अगर पूछ ले बच्चों बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 8। ये आपको 3 बातें याद रखनी हैं। दोबारा से बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन दे रखा है टेट्राहेड्रल का तो अगर और पूछता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर तो आंसर क्या लगाओगे आप? 4।
और दूसरा याद कर लेना, ऑक्टाहेड्रल का पूछ ले, अच्छे से याद रखना, किसका पूछ ले, ऑक्टाहेड्रल का, तो आंसर क्या याद रखना है 6। और एक इसमें आता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड का, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले आपसे तो कितना होता है 8। इसमें क्वेश्चन जरूर देता है बच्चों वो कि अगर आपसे क्वेश्चन देगा तो वो देगा सीजियम क्लोराइड का, कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोरीन का रेशो कितना होता है कोऑर्डिनेशन में, 8:8 होता है। और वैसे ही बच्चों आप लोग याद रखेंगे जो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें जो आपकी स्ट्रक्चर होती है उसमें सोडियम और क्लोरीन के आयन का अनुपात कितना होता है, 6:6 होता है। तो अच्छे से याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, यानी ये कहना चाहता है कि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की नहीं होती, आणविकता किसी अभिक्रिया की नहीं होती, शून्य नहीं होती बच्चों कभी भी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का अर्थ है कि एक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। जैसे मैंने A+B बराबर क्या लिख दिया, UC, तो इसका मतलब है इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी कितनी है, 2। यानी मॉलिक्यूलरिटी का अर्थ है जिसमें कम से कम एक रिएक्टेंट जरूर होगा, एक अभिकारक जरूर होगा, उसका मान कभी 0 नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी कभी 0 नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्राइट इज और ऑफ, यानी क्यूप्राइट और किसकी होती है बच्चों, कॉपर की, यानी तांबा की ओर होती है कौन सी, क्यूप्राइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज और ऑफ, ये बच्चों एच टेट में भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर साल एच टेट में क्वेश्चन आता है बच्चों ये कि कैलामाइन और किसकी है, ये किसकी होती है, जिंक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बॉक्साइट इज एन और ऑफ, तो बॉक्साइट किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड और आर जनरली कंसनट्रेटेड, यानी सल्फाइड और का मतलब क्या क्या होता है बच्चों, लिख देता हूँ, एक होता है ZnS, एक होता है PbS और एक होता है HgS। ये 3 बड़े फेमस है बच्चों, कि जो ये ZnS लिखा है इसे कहते हैं जिंक ब्लेंड, और जो ये PbS लिखा होता है इसे कहते हैं गैलेना, और जो ये HgS लिखा होता है इसे बोलते हैं सिनेबार। यानी आपके पास वो ये कहता है जो सल्फाइड और है जनरली उनको सांद्रित किया जाता है किस विधि के द्वारा, यानी ग्रेविटी सेपरेशन से, यानी गुरुत्वाकर्षण से, मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण से, फ्रोथ फ्लोटेशन यानी झाग उत्प्लावन। तो यही होता है बच्चों, जब भी क्वेश्चन कभी भी सल्फाइड एस्क का आ जाए और सल्फाइड एस्क को सांद्रित किया जाता है किससे, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का मतलब है आपके पास झाग उत्प्लावन विधि। अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हेमेटाइट किसकी ओर है, तो हेमेटाइट किसकी ओर होती है बच्चों, आयरन की ओर होती है। हेमेटाइट को ऐसे लिखा जाता है Fe2O3 और साथ में क्या होते हैं XH2O। तो यानी आपके पास हेमेटाइट और किसकी होती है, आयरन की होती है। क्लियर। चलिए हेमेटाइट हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी आपके पास सेकंड ऑर्डर रेट रिएक्शन का कांस्टेंट क्या होगा। तो पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का बताता हूँ, एक जीरो ऑर्डर का बताता हूँ। जब भी बच्चों आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, क्या निकालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट की यूनिट निकालें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट क्या होता है, के। इसको लिखा कैसे जाता है बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाता है, रेट होता है और वो बराबर होता है के, और यहाँ डब्बे में बंद होती है कंसंट्रेशन और ऊपर पावर होती है एन। यानी जो ये एन होती है ना पावर कंसंट्रेशन की, ये तुम्हें क्या बताती है, ऑर्डर बताती है। अब आपसे वो क्या पूछता है, सेकंड ऑर्डर, तो मैं आपको टोटली nth ऑर्डर, यानी किसी भी रिएक्शन का, किसी अभिक्रिया का ऑर्डर कितना आ जाए, nवां क्रम आ जाए, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है बच्चों मोल 1 माइनस क्या लिखते हैं n, और लीटर की पावर n-1 और प्रति सेकंड रखते हैं। ये याद रखना है। क्या लिखा है मैंने दोबारा से लिख देता हूँ, रेट
कांस्टेंट की यूनिट कभी भी nth ऑर्डर तक पूछ ले तो तुम बेझिझक याद कर लोगे। अब अभी बता देता हूँ आपको, जिसमें आप सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर तक कहीं चले जाना, आप लोग रेट ऑर्डर की रिएक्शन का पता कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके कांस्टेंट का पता कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट लिख दिया मैंने। और इसके लिए आपको यूनिट यूँ याद रखनी है, मोल 1 माइनस एन, ये होना चाहिए। लीटर n-1 होगा और सेकंड की पावर -1 होगी। जैसे वो कह देता है कि मुझे जीरो ऑर्डर की चाहिए, तो आप n को क्या रख दो, जीरो। n को क्या रखना है, जीरो रखना है। इस फॉर्मूले में आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी आपको। कब, जब आप n की जगह क्या रख दो, ज़ीरो रख दो। n की जगह क्या रख दो, जीरो। जैसे ये n पड़ा और ये n पड़ा, तो जब मैं इसको जीरो रखूँगा तो जो मेरा रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या बनेगी, ये बनेगी बच्चों मोल पर लीटर, और क्या बनेगी, पर सेकंड। तो मैंने क्या किया था, n को क्या रखा था, जीरो। अब मैं बच्चों n को क्या रखूँगा, एक। इस एक रखने का अर्थ है कि मेरा ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, यानी प्रथम क्रम है। तो उसमें रेट कांस्टेंट कैसे बनेगा, देखो बच्चों, मैंने क्या लिया था, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 होती है और प्रति सेकंड होती है। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या रखनी है, एक। जैसे मैं यहाँ एक रखूँगा और यहाँ एक रखूँगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 1 माइनस 1 ज़ीरो। तो आपके पास ये बनेगा बच्चों, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी, मोल की पावर ज़ीरो, लीटर की पावर ज़ीरो और प्रति सेकंड। यानी ये दो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाए। क्या आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा के, उसकी यूनिट क्या होगी आपकी, प्रति सेकंड। क्या होगी, देखो ये दे रखी प्रति सेकंड, और मोल पर लीटर पर सेकंड ये जीरो की होती है, ये प्रति सेकंड की होती है। अब आपको कौन सी निकालनी है, सेकंड ऑर्डर। तो देखो आपको के निकालना है, तो के के लिए आप फॉर्मूला याद रखें, मोल की पावर होती है 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1, और सेकंड हमेशा रहेगा। तो आपको यहाँ n की वैल्यू 2 रखनी है। तो n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, मोल की पावर क्या हो जाएगी, -1, लीटर की पावर +1, और क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड। ये आपके पास यूनिट बन जाएगी किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की। तो आपका आंसर यहाँ कौन सा बसा बनता है बच्चों, सेकंड। प्रति मोल, लीटर और प्रति सेकंड, ये आपकी यूनिट होगी किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की। अब देखो यहाँ दोबारा आ गया क्वेश्चन हमारे पास कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आ जाए तो आपको क्या याद रखनी है, प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी अब मुझे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है। तो देखो बच्चों मेरे पास फॉर्मूला क्या था, रेट कांस्टेंट की यूनिट का के बराबर, ये के रेट कांस्टेंट होता है। इसके लिए फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको पक्का कर लेना। 1 माइनस एन लिखा जाता है और लीटर की पावर n-1 और प्रति सेकंड लिखा जाता है। ये आपको क्या दर्शाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दर्शाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट बताता है, किस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। चलिए अब आपको कौन सा ऑर्डर लेना है, थर्ड ऑर्डर। तो आपकी यूनिट देखो बच्चों ये बनेगी, मोल 1 माइनस 3 हो जाएगी, लीटर 3 माइनस 1 हो जाएगी, और प्रति सेकंड। अब देखो मोल की पावर कितनी होगी, -2, तो यूनिट कौन सी है, दूसरी है। लीटर की पावर कितनी है, 2, और प्रति क्या है, सेकंड। तो आपके पास यूनिट क्या बनेगी, ये बनेगी बच्चों, मोल की पावर -2, लीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड, यानी मोल की पावर कितनी, -2, लीटर की पावर 2, और क्या बनेगी, प्रति सेकंड। ये मेरे पास क्या आएगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तीसरे क्रम की अभिक्रिया है, जिसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। चलिए, व्हेन नाइट्रोमीथेन यानी नाइट्रोइथेन ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी इसका कहने का अर्थ बच्चों ये है कि नाइट्रोइथेन ये होता है CH3 CH2 ऐसे लिखा जाता है बच्चों, और NO2 ये होता है हमारे पास नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन की अभिक्रिया
कभी भी इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो जाए तो याद रखना बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो जाए तो आप पीछे से ये ऑक्सीजन हटा के यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे। क्या लगाओगे आप? जो मैंने फॉर्मूला लिखा था CH3 CH2 और पीछे लिखा था NO2। अब आप लोग क्या करेंगे, इस NO2 को हटा देंगे यहाँ से, इस NO2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा कर बच्चों आप क्या करोगे, अब इसकी जगह क्या लिखनी है आपको, H2। क्या लिखनी है आपको, H2। H2 का मतलब है कि आप यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। अब ये बन जाएगा आपके पास, इसका नाम है बच्चों इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या आपके पास, इथाइल अमाइन। तो आपके पास क्वेश्चन ही है बच्चों कि नाइट्रो इथेन का अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो इसका अर्थ है रिडक्शन हो रहा है। और नाइट्रो इथेन में आपके पास पीछे ऑक्सीजन थी दोनों, वो दोनों ऑक्सीजन हटानी है और आपको ये लिखना है CH3 CH2 और क्या लिखोगे, NH2। इसका नाम होता है बच्चों इथाइल अमाइन। तो प्रोडक्ट यानी आपका उत्पाद क्या बनेगा, इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन कैसे हुआ बच्चों, इसमें कितने कार्बन है, दो, दो वाले को कहते हैं इथाइल, और पीछे NH2 आ जाए इसको कहते हैं अमाइन। क्लियर? तो इसका नाम है इथाइल अमाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाया जा सकता है या उनको अलग किया जा सकता है किस रीजेंट से। तो याद रखना बच्चों, उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं, टोलन रीजेंट प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमें अलग करना है या उनकी भिन्नता का पता लगाना है तो हम किस अभिकारक का प्रयोग करते हैं, किस घटक का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है टोलन रीजेंट। याद रखना। और दूसरा आता है फेलिंग सॉल्यूशन। दो होते हैं बच्चों, और टोलन रीजेंट खास चीज़ है, इसका भी क्वेश्चन बताएंगे आपको टोलन रीजेंट क्या चीज़ होती है। तो देखो बच्चों, अमोंग हेलोजन एसिड द वन विच इज़ वीकेस्ट, यानी इनमें से कौन सा हेलोजन एसिड है जो बहुत ही कमज़ोर है। यानी हेलोजन अम्ल है जो बहुत ही कमज़ोर है, तो वो कौन सा होता है, HF होता है। यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होता है, वीकेस्ट एसिड होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या काम करता है बच्चों, इसको हम कांच की बोतल में नहीं रख सकते, नंबर 2। नंबर 3 आपको याद रखना है बच्चों कि यह आपका एक ऐसा एसिड है जो कांच पर खुदाई करने या कलाकृति के काम में आता है। इसको अगर हम रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन सभी में से क्वेश्चन एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है बच्चों कि जितने ये लिखे पड़े हैं ना, हेलोजन एसिड 4 हैं, और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इन चारों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यही दर्शाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा, HF। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पूछ ले सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो इसका भी क्वेश्चन आएगा HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन जो आयोडाइड है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इनमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का मतलब होता है कृत्रिम मधुरक पदार्थ, यानी जिसके अंदर मीठापन तो होता है पर वो शरीर को किसी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। यह आपका मधुमेह वाले रोगी जो हैं वो प्रयोग करते हैं। इससे केवल जीभ का स्वाद मिलता है आपको, ये हमारे शरीर में विखंडित नहीं होते। तो वो आपके ऐसे मीठे पदार्थ जो आपके शरीर में टूटकर ऊर्जा प्रदान नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, स्वीटनिंग का मतलब है मीठे या मधुरक, एजेंट का मतलब है पदार्थ। तो आपके पास ये मुख्य तौर पर कितने होते हैं बच्चों, 4 तरह के मार्केट में प्रयोग होते हैं, जिसमें से एक यहाँ दे रखा है एस्पार्टेम। यानी आपको मैं डिटेल दे देता हूँ थोड़ी बहुत इनकी। एस्पार्टेम होता है एक आपका एलिटेम होता है,
एक आपका कौन सा होता है, एलिटेम। 2, एस्पार्टेम और एलिटेम दोनों के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि जो एस्पार्टेम है वो साधारण चीनी से कितने गुना मीठा होता है, 100 गुना मीठा होता है। और इसको हमेशा कैसे पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, ठंडे पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, किसको, एस्पार्टेम को। नंबर 2, एक आता है बच्चों आगे एलिटेम, एक आधा आगे एलिटेम। एलिटेम जो है वो साधारण चीनी से कितने गुना मीठा होता है, 2000 गुना मीठा होता है। एक आपका बच्चों आर्टिफिशियल एजेंट जो है वो कौन सा होता है, सैक्रिन, जो आपके पास सुबह पहले आप लोग प्रयोग करते हो इसका कोलगेट के अंदर, यानी आपका टूथब्रश उस पर लिखा होता है सोडियम सैक्रिन, तो वो सैक्रिन यही है बच्चों। सैक्रिन आपका मधुरक पदार्थ है, साधारण चीनी से कितने गुना मीठा होता है, 550, और न्यूनतम वैल्यू क्या ली जाती है, 500, तो यानी 500 से 550 गुना मीठा होता है। चौथा जो रह गया बच्चों वो होता है सुक्रालोस। क्या होता है, सुक्रालोज। तो सुक्रालोज जो है आपका वो कितने गुना मीठा होता है, साधारण चीनी से 600 गुना मीठा होता है। और यही जो सुक्रालोज है बच्चों ये कैसे पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, गर्म पेय पदार्थों में प्रयोग होता है, कौन सा, सुक्रालोज। चलिए नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाय, यानी जो एसिड क्लोराइड होता है बच्चों उसका फॉर्मूला ये होता है RCOCl, ऐसे होता है। इसे कहते हैं हम एसिड क्लोराइड। ये जो पीछे है ना ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करना है किस में, एल्डिहाइड में। तो ऐसा होगा बच्चों आपके पास जो एसिड क्लोराइड है जैसे COCl है, इसको हम किस में बदलना चाहते हैं, CHO में बदलना चाहते हैं। ये एसिड क्लोराइड है, ये एल्डिहाइड है। तो आपसे वो क्वेश्चन करता है कि एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलना हो, रिड्यूस करना हो, तो इसका मतलब है वो रिडक्शन है। रिड्यूस करने का अर्थ है बच्चों रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब हम अप चेन करेंगे। क्या करेंगे हम, अप चेन। और यहाँ पर नाम देख लो, रिडक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, अप चेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, रोज़ेनमंड रिडक्शन बोलते हैं बच्चों कि जब भी एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किस में हो, एल्डिहाइड में हो। तो क्या याद रखना आपको, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड अगर प्राप्त हों और उसमें रिडक्शन हो तो कौन सा रिडक्शन होता है, वो रोज़ेनमंड रिडक्शन होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टोलन रीजेंट इज, कि जो टोलन का रीजेंट अभी आपको बताया था कि टोलन रीजेंट आपका किसके काम आता है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच फ़र्क पता करने के काम आता है, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। इससे पता चल जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन से हैं। अब वो क्वेश्चन करता है कि इनमें से टोलन रीजेंट कौन सा है, क्या वो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, या वो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का है, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। तो आपको याद रखना है बच्चों टोलन रीजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। इसको लिखा कैसे जाता है, यूँ लिखा जाता है AgNH3 ट्वाइस, और इसके ऊपर 1+ का चार्ज और साथ में क्या होता है NO3 नेगेटिव आयन। ये पूरा आपके पास क्या कहा जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बच्चों। इसके अंदर आपके पास किसके साथ क्रिया करता है एल्डिहाइड, AgNH3 ट्वाइस, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, 1+ होता है। और आपको याद क्या रखना है, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है इसके साथ माध्यम कैसा लिया जाता है, तो अक्षारीय माध्यम लिया जाता है, बेसिक यानी अल्कलाइन लिया जाता है। और इसके अंदर जब भी क्या याद रखना है बच्चों, जब टोलन रीजेंट के साथ एल्डिहाइड क्रिया करता है, क्या क्रिया करता है, एल्डिहाइड क्रिया करता है, तो क्या प्रदान करता है, तो एक तो आपके पास चांदी प्राप्त होती है, चांदी के अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं और शीशे की तरह चमकते हैं, पहली चीज़। दूसरी आपको ये याद रखनी है बच्चों कि ये जो टोलन रीजेंट है ये एल्डिहाइड को किस में बदल देता है, तो आपको याद रखना है कार्बोक्सिलेट आयन में बदल देता है। किस में बदल देता है, कार्बोक्सिलेट आयन में। और इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो टोलन रीजेंट है
वो एल्डिहाइड का क्या करता है, एल्डिहाइड का क्या करता है, तो याद रखना टोलन रीजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का अर्थ यहाँ पे क्या मिलता है, ऐसे होता है बच्चों कि RCHO होता है, ऐसे ये है एल्डिहाइड बच्चों। ऊपर नाम लिख देगा वो बच्चों टोलन रीजेंट, क्या लिख देगा, टोलन रीजेंट। अब वो कहेगा ये किस में बदलेगा, तो आपको इसको किस में बदलना है, RCOOH में। यानी एल्डिहाइड से क्या प्राप्त होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। याद रखना अच्छे से बच्चों। दोबारा बता देता हूँ कि टोलन रीजेंट के साथ जब भी एल्डिहाइड क्रिया करता है तो आपको क्या प्रदान करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रदान करता है। और इसमें याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि टोलन रीजेंट जब भी एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है अल्कलाइन मीडियम के अंदर, अक्षारीय माध्यम के अंदर, तो किसके अवक्षेप प्राप्त होते हैं, तो चांदी के अवक्षेप प्राप्त होते हैं, सिल्वर के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिनोल इज लेस एसिडिक देन, तो फिनोल की शक्ल कैसी होती है बच्चों, ऐसे होती है बच्चों, ये होता है फिनोल। फिनोल अब पूछता है कि इन दिए गए में से फिनोल किससे लेस एसिडिक है, तो आपको याद रखना है बच्चों फिनोल किससे कम अम्लीय होता है, फिनोल किससे कम अम्लीय होता है। तो देखो बच्चों बता देता हूँ, इथेनॉल और मिथेनॉल इन दोनों की प्रकृति बहुत ही कम अम्लीय होती है। रही बात मिथाइल फिनोल की, इसकी भी अम्लीय प्रकृति फिनोल से कम होती है। ट्रेंड बना के दे देता हूँ आपको, ऐसे याद रखना है, बीच में होगा ये फिनोल और ये ज़्यादा अम्लीय होता है किससे, मिथाइल फिनोल से। यानी मिथाइल फिनोल का अर्थ जो पी लगा हुआ है ना बच्चों, इसका अर्थ होता है पैरा, पैरा का अर्थ है 4 नंबर पे। तो ऐसे एक होता है नाइट्रोफिनोल, ऐसे दे रखा है इसने, ये OH और यहाँ क्या लगाओगे NO2। ये आपको दी गई चीज़ है बच्चों। ये जो मैंने पहला लिखा है ये है फिनाइल मिथाइल फिनोल, नंबर 2 पे है फिनोल और नंबर 3 पे है पैरा नाइट्रोफिनोल। जो ये पी लिखा है ना, पी का अर्थ होता है पैरा, पैरा का अर्थ होता है बच्चों यहाँ से चौथे नंबर पे, यहाँ से चौथे नंबर पे ये होता है पैरा। तो ये ट्रेंड याद रखना है, पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है फिनोल से, फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है किससे, पैरा मिथाइल फिनोल से। क्लियर है बच्चों, याद रख लेना, बहुत काम की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड। तो जिनोन डाइफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों, sp3d होती है। क्या होती है, sp3d, ये होगी आपके पास। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जिनोन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको याद रखना है लीनियर, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय। पैदा कैसे होती है बता देता हूँ, ऐसे होती है बच्चों F और F और इसके ऊपर एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर यहाँ रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, SI में भी पूछा था, पुलिस के एग्जाम में भी पूछा था कि जिनोन डाइफ्लोराइड पर कितने लोन पेयर मौजूद हैं जिनोन पर, तो जिनोन पर कितने लोन पेयर मौजूद रहते हैं आपके, 3 लोन पेयर मौजूद हैं। और पूरे मॉलिक्यूल में पूछ ले तो गड़बड़वा हो जाती है। जिनोन अकेले पे पूछे तो 3 लोन पेयर है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर यूं पूछ लेना कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर हैं, तो आप पांडे जी ऐसे बताओगे कि इसके ऊपर कितने लोन पेयर नज़र आ रहे हैं आपको, 3। कितने हैं, 3। और आपके पास फ्लोरीन पे भी कितने होते हैं, 3। इस फ्लोरीन पे भी कितने होते हैं, 3। तो देखो इस फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर हैं, इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर, 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो इस मॉलिक्यूल, इस अणु में इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड।
तो आपके पास जिनोन टेट्राफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 होती है। यानी आपके पास इधर लगेगा F, एक आपका इधर है और एक आपका F और एक आपका F। तो ये आपके पास स्क्वायर पिरामिडल होती है। होनी कैसी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, यानी इसमें शेप कैसी होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, पर ऑक्टाहेड्रल नहीं होती। किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और अब क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास कि जो ये मैंने जिनोन टेट्राफ्लोराइड लिखा है, इसमें वो पूछ ले कि जिनोन पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। तो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिनोन पर। पूरे अणु में पूछ ले तो हर फ्लोरीन के पास 3 होते हैं। तो अब इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो 3 चौके कितने हुए, 12, और एक कितने हुए, 13। पूरे अणु पे लोन पेयर पूछ ले तो कितने हैं आपके पास, 13 हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉन जोड़े कितने हैं, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल। ये बच्चों मैंने शुरुआत में क्वेश्चन बताया था आपको, दोबारा रिवीजन दे देता हूँ। सिंपल क्यूबिक पर यूनिट सेल आ जाए कि कितने पार्टिकल होते हैं, तो सिंपल क्यूबिक आ जाए ना, और उसमें एक में कितने कण होते हैं, तो एक ही होता है। FCC आ जाए तो कितने होते हैं, 4, और BCC लिखा मिल जाए तो आप आंसर क्या लगाओगे, 2। तो ये आपके पास 3 ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चों, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। बच्चों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो दी है कि हमें हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए। जो बच्चा लो लेवल का है वो भी ना घबराए, इन क्वेश्चनों के नोट्स अपने अच्छे से बना लें जिस तरीके से हमने बताए हैं। और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी बच्चों। लाइक और शेयर जरूर करना और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।